मैन्योर वाला खाने की औकात नहीं। तुम्हें पता है मैन्योर बनता कैसे है? टट्टी से। हाँ बेटा। तो इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, अब सुनो मेरी बात। पूरी कहानी यहाँ पर ले दे करके पेट पूजा की है, ठीक है? नहीं पूजा की नहीं, बस पेट की है, ठीक है? और इसके लिए हम लोगों को दो चीजों के ऊपर फोकस करने के लिए पूरे चैप्टर के अंदर किया जाएगा, एक एनिमल्स के ऊपर और एक प्लांट्स के ऊपर, ठीक है? और यहीं पर इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज क्या है भाई? फूड कितने कितनी कितनी जगह से ऑब्टेन हो सकता है? या तो हमें प्लांट से ऑब्टेन हो सकता है, और या फिर हमें एनिमल से ऑब्टेन हो सकता है। सर एक एनिमल हम लोग भी तो हैं। सही बात है बेटा। साइंस के अंदर जब तुम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ह्यूमंस जो है नॉन कॉर्डेट्स में आते हैं, कॉर्डेट्स के अंदर आते हैं, और कॉर्डेट जो है एनिमेलिया किंगडम के अंदर आता है। तो किंगडम एनिमेलिया के अंदर हम लोग भी हैं, मैं भी हूं और तुम भी हो, तो हम सब एक किस्म के एनिमल ही हैं। वैसे एनिमल और एनिमेलिया अलग होता है। बात को खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज में इतने टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, जिसके अंदर आज हम लोग टारगेट करेंगे एनिमल हस्बेंड्री से पहले पहले। कोशिश रहेगी, नहीं हो पाया तो सेकंड लेक्चर में इसको प्लान करेंगे, ठीक है? जितना होता है। तो भाई साहब सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखो, खाने की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है, जानते ही होगे, ठीक है? जितना खाना हम लोग, एक तो हमारे यहाँ इंडिया वाले खाना इतना खाना चाहिए, खाते कितना है? तुम देखो बोलना नहीं चाहिए, मैं कोटा के मेस में था भाई, बंगाली लोग क्या खाना खाते हैं यार। उनको देख के लगता है एक हमारे यहाँ टिटीरी लोग टहलते रहेंगे लेकिन खाएंगे नहीं, अपना टिफिन दूसरों को खिला देंगे, और एक वो लोग हैं खतरनाक खाते हैं। मतलब अपना तो अपना, आजू बाजू का भी, है ना? लेकिन सब ऐसे नहीं होते, कुछ होते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ बंगाली ही है, हमारे यहाँ भी यूपी में कमी नहीं है ऐसे लोगों की, ठीक है? एक दूसरे की तरफ मत देखो, है ना? तो भाई साहब सुनो, इंडिया के अंदर जो वाकई में पॉपुलेशन इंडिया का हमारा चरम सीमा पे आ चुका है ना? नंबर 1 है यार हम लोग, नंबर 1 कंट्री, ठीक है? और इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से जस्ट इमेजिन, इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से 1 पॉइंट कितना, 1.3 बिलियन के करीब होगा, ठीक है? अगर एक दिन में एक इंसान 1 किलो खाना खाता है, जस्ट इमेजिन, है ना? 1 किलो आराम से खा लेता है। तुम लोग सोचोगे 1 किलो कैसे? मैं बताता हूँ। बेटा जब बिरयानी लेने जाते हो ना, तो आधा किलो और 1 किलो के हिसाब से आती है। आधा किलो कहाँ किस दांत में फंसी रह जाती है पता नहीं चलता, मतलब पता ही नहीं चलेगा, इतनी कम रहती है। 1 किलो तो यूं ही खिला जाती है। तो समझ रहे हो, दिन का 1.4 बिलियन किलो यूटिलाइज हो जाता है इंडिया के अंदर। ये मिनिमम कैटेगरी में बता रहा हूँ, मैक्सिमम सोचो कितना जाएगा। अच्छा ये तो सिर्फ इंसानों की बात है, जानवर कितने हैं, है ना? और तुम लोग भी जानवर से कम थोड़ी हो। चलो अच्छा सुनो सुनो, तो ये सारी चीजों की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमारे लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो फूड कम्स मेनली फ्रॉम एग्रीकल्चरल एंड एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री के अंदर हम लोग पशुओं के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि किस तरीके से इनसे ऑब्टेन होने वाले फूड वाले मटेरियल को इंप्रूव किया जा सकता है। हाल फिलहाल हम लोग एग्रीकल्चरल इंप्रूवमेंट के ऊपर डिस्कस करेंगे। नीड टू इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन विदाउट द इंक्रीजिंग लैंड एरिया। कैसे? क्योंकि देखो आज तुम लोग देख रहे हो जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है हर जगह में, एग्रीकल्चरल फील्ड को हटा करके मॉल वगैरह बनाया जा रहा है। तो हम लोग क्या ऐसा करें कि लिमिटेड लैंड रिसोर्सेस के अंदर हमारा मैक्सिमम आउटपुट ऑब्टेन हो सके, वही इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करना है। और इसके लिए ग्रीन रेवोल्यूशन आया, एक व्हाइट रेवोल्यूशन भी होता है। व्हाइट रेवोल्यूशन क्या होता है? जिसके अंदर मिल्क या मिल्क से रिलेटेड प्रोडक्ट के ऊपर डिस्कशन हो। ग्रीन रेवोल्यूशन में प्लांट से रिलेटेड प्रोडक्ट के ऊपर जो है डिस्कशन होता है। कब स्टार्ट हुआ था? 1960 के अंदर स्टार्ट हुआ था, ठीक है? मेजर क्रॉप जो इफेक्ट हुई थी वो है व्हीट और राइस की, ठीक है? तुमको पता होगा कि कैसे एक बार की बात थी, कांग्रेस जो है फॉरेन से जो है एक सीड मंगवा रही थी, ठीक है? तो फॉरेन से जब एक वो सीड मंगवा रही थी तो उसके साथ साथ एक एक्सोटिक स्पीसीज आ गई। एक्सोटिक स्पीसीज मतलब एक ऐसी स्पीसीज जिसका कोई काम नहीं था लेकिन वो बाहर से आ गई। और वो क्या है मैं बताता हूँ, वो पार्थीनियम है। एक ऐसी घास जो कि तुमने देखा होगा कई बार मटकों के अंदर कोई पेड़ अगर लगाओ तो अनवांटेड प्लांट उग जाते हैं घास की तरह, ठीक है? उसका नाम पार्थीनियम है। इतना गंदा पेड़ है कि पूरे सॉइल की फर्टिलिटी को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जिसके लिए हमने सॉइल को फर्टाइल किया था, जिस प्लांट को उगाने के लिए, उसको तो न्यूट्रिशन मिल ही नहीं रहा है। यानी कि कांग्रेस ग्रास इसको बोलते हैं, पार्थीनियम को क्या बोलते हैं? कांग्रेस ग्रास, क्योंकि बेचारा मंगवाना चला था अच्छा काम करने, थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई, ठीक? और आज तक हम लोग झेल रहे हैं। अच्छा, तो यही वीट्स देखा तो सोचा बता दूं तुम लोगों को। की फीचर क्या है? हाई यील्डिंग वैरायटी सीड, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, पेस्टिसाइड, कुछ भी करो प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, है ना? ये अब इसमें देखो कुछ भी करने से प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो देखा होगा तुम लोगों ने, सुना होगा कि इंजेक्शन दे दे करके जो है
पेड़ों को वो किया जाता है। मुझे नहीं समझ में आता इंजेक्शन कैसे देते हैं, सच बता रहा हूँ कि मतलब कौन जाएगा एक-एक फ्रूट के ऊपर इंजेक्शन लगाने, हमें नहीं पता। लेकिन हाँ, फर्टिलाइज़र मैं जानता हूँ किस तरीके से सॉइल को किया जा सकता है फर्टाइल ये जानता हूँ, उस इंजेक्शन का मुझे नहीं पता। भाई साहब तो ये ये फर्टिलाइज़र, इरिगेशन, पेस्टिसाइड और तमाम चीज़ें जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी आगे हम लोग देखेंगे। अभी ये बहुत छोटे तरीके से मैंने कंसाइज़ किया है, आगे पूरा इलैबोरेट करके है, इरिगेशन के ऊपर पूरा इलैबोरेशन है ना? मैन्योर के ऊपर इलैबोरेशन है, फर्टिलाइज़र के ऊपर इलैबोरेशन है, क्रॉप पैटर्न के ऊपर इलैबोरेशन है, ताकि हम लोग अपना क्रॉप का प्रोडक्शन इंप्रूव कर सकें। वहीं व्हाइट रेवोल्यूशन किसके ऊपर बात करता है? मिल्क के ऊपर बात करता है। तुम्हें पता है इंडिया नंबर 1 प्रोड्यूसर है किसका? मिल्क का। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क का। ठीक है? अमूल दूध पीता है इंडिया नहीं, इंडिया नहीं, पूरी दुनिया पी रही है ना? क्यों? हमारे यहाँ की गाय खतरनाक, ठीक? भाई साहब प्रोडक्शन और क्या दिख तो इतना अच्छा प्रोडक्शन है कि हम लोग अपने तो अपने साथ के साथ दूसरों को भी प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारे रिसोर्सेज जो भी मिल्क से रिलेटेड है। अब मिल्क से जरूरी थोड़ी सिर्फ मिल्क ही मिले, है कि नहीं? आइसक्रीम भी तो है सर, पनीर पनीर भी तो है सर, कर्ड कर्ड भी तो है। बेटा दुनिया का सामान गिना दो तुम, है ना? ले दे करके मिल्क अच्छा खासा हमारे इंडिया में प्रोड्यूस होता है। अब मैं सीधा क्रॉप के ऊपर आता हूँ जो मेन हमारा मुद्दा है। जो पहली चीज हमें पढ़नी देखो जिससे क्वेश्चन बनते हैं वो है क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, कि किस तरीके से मैं अलग देखो जिंदगी भर तुम आलू खा करके जिंदा नहीं रह सकते, है ना? जैसे तुमने वो देखा होगा ठंडी में मटर इतनी बनती रहती है, शाम में क्या बनेगी मटर, सुबह क्या बनेगी मटर, मटर मटर मटर, चलता रहता है कि नहीं? इरिटेट हो जाते हो कि नहीं? तो हमें अलग निमोना अरे यार! तो क्रॉप की अलग-अलग वैरायटी चाहिए ताकि हम लोग भी बोरडम नहीं हो इससे, ठीक है? इसके बाद क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट, क्रॉप का बहुत अच्छा प्रोडक्शन होना चाहिए। प्रोडक्शन के टाइम पे फेलियर से कैसे बचें ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस होगा। और अगर एक बार ख खाना बन जाए, एक बार बीज बन जाए, व्हीट बन जाए, तो उसको प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड करेंगे वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट से। क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट यहाँ पे जो कुछ देख रहे हो मैं तुमको एक बार कॉर्स इसका डायग्राम पहले दिखा देता हूँ। अच्छा ध्यान से देखना यहाँ पे टमाटर दिखाई दे रहा है? ठीक है? और यहाँ पे आलू दिखाई दे रहा है। एक पेड़ जिसके अंदर टमाटर भी है और आलू भी है, दोनों ही है। मतलब ये हम लोग क्या ऐसा करें कि एक कम जगह में हमको 2 डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट मिल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट होना चाहिए। बाय द वे ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल की तरह यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे लिखा क्या है इसको गौर से अगर पढ़ो। इट इज सिलेक्शन ऑफ गुड एंड हेल्दी सीड इन ऑर्डर टू गेट द क्वालिटी ऑफ हायर यील्ड। ऐसे बीज को सिलेक्ट करो जिसकी मदद से बेहतरीन किस्म का प्लांट हो जो कि आराम से देखो कौन सा सीड अच्छा होता है मैं ये एक बार बता देता हूँ तुम्हें। एक ऐसा सीड जिसको कम पानी मिले तब भी ग्रो कर जाए, एक ऐसा सीड जिसको कम सनलाइट मिले तब भी अच्छा फोटोसिंथेसिस करे, एक ऐसा सीड जो कि बुरी कंडीशंस में भी अपने आप को सर्वाइव कर सके, एक ऐसा सीड जिसके अंदर फ्लेवर्स बहुत अच्छे हों, एक ऐसा जैसे सुना होगा जौनपुर की मटर बड़ी फेमस है, मीठी होती है बहुत ज्यादा, ठीक है? तो एक ऐसा सीड सिलेक्ट करो जिससे हमारा प्रोडक्ट बड़ा ही डिजायर्ड प्रोडक्ट हो जैसा हम चाहते हैं या जैसा पब्लिक चाहती है वैसा प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक है? पटेटो पटेटो क्या है भाई? आलू, है ना? अब आलू के अंदर आलू का चालू बेटा, वाह बेटा तुमने यही याद है बस। आलू का चालू बेटा कहाँ गए थे, है ना? कहाँ सो रहे थे? हाँ, बंदर की खोपड़ी पे। बेटा तुम ही लोग हो जिसकी वजह से ये सब पोयम चलती है ना? बंदर की खोपड़ी पे सो रहे थे। तो आलू यार सुनो यार, तो आलू हमें भी सुनो, सुनो बेटा ये अलग तुम लोग खोपड़ी पे मेरे सर पे बैठे हो। तो ये सारी चीजें जो भी मैं बता रहा हूँ यहाँ पे ये ले देकर के बात करता है कि हमारा जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो ज्यादा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए और लंबे समय तक टिका रहना चाहिए, ठीक? ज्यादा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, लंबे समय तक टिका रहना चाहिए, यही फोकस है। अब इस चीज को करने के लिए हेल्दी चीज को लाने के लिए हम लोगों ने एक प्रोसेस डिस्कवर किया जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। क्या होता है अभी मैं समझाऊंगा। और एक और चीज है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। पहले जीएमओ पढ़ना। Another way of improvement the crop is by introducing the gene that would provide the desired character. This result in genetically modified organism, है ना? एक अलग से जीन ला करके किसी के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है ना? एक ऐसा ऑर्गेनिज्म तैयार किया जाता है जो कि हमारे चाहने अगर मैं चाहूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई एक पेड़ लाना चाहूँ कॉटन का, ठीक है? कौन सा?
कॉटन का। अब कॉटन को ना कॉटन बोरर्स खा जाते हैं। कॉटन बोरर्स जैसे कि जो पत्तियों को खाते हुए देखा होगा तुमने, पत्तियों में छेद हो जाता है, ठीक है? तो कैटरपिलर्स वगैरह आकर के उसको खा जाते हैं। अब दिक्कत क्या होने लगी कि भैया कॉटन का जहाँ पेड़ लगाओ वहाँ कोई ना कोई इंसेक्ट आकर के उसको खा जाता है, कॉटन बोरर्स आकर के खा जाते हैं। तो हमने एक उसमें जीन इंट्रोड्यूस किया, उसकी सीड के अंदर एक जीन इंट्रोड्यूस किया बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, और एक ऐसा सीड ऑब्टेन हुआ जिसकी मदद से वो कॉटन का प्लांट जो कॉटन का प्लांट है उसकी पत्तियों में एक खास किस्म का जहर आ गया। ये जहर सिर्फ उन कैटरपिलर्स को ही मारेगा, उनकी गट्स में जाकर के छेद कर देगा, वो कैटरपिलर्स मर जाएंगी। अगर मतलब कैटरपिलर्स ने उस पत्ती को खाई तो वो मर जाएगी, तो इससे पहले वो एक बाइट दो बाइट से ज्यादा खाए वो वहीं पर टपक जाएगा, है ना? तो ये क्या है, ये बैसिलस थुरिनजिनस कॉटन इसको बोलते हैं, बीटी कॉटन। ये क्या है, एक मॉडिफाइड प्लांट है जिसके अंदर क्या किया हमने, एक जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया जिससे वो अपने आप का प्रोटेक्शन कर रही है। यही क्या है, जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन क्या है मैं एक बार बताता हूं। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर देखो बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल हम लोग लेकर के चलेंगे। एक पी का प्लांट है, ठीक है, एक पी का प्लांट है। ये पहला पी नंबर 1 और मैं ये दूसरा लिख देता हूं पी नंबर 2। पहले प्लांट की प्रॉपर्टी है कि ये बहुत ही स्वीट जो है मटर देता है, स्वीट पी, ठीक है। दूसरे वाले की प्रॉपर्टी है कि ये बहुत लार्ज क्वांटिटी ऑफ पी देता है ना, लार्ज क्वांटिटी वाइज, ठीक है, क्वांटिटी वाइज जो है बड़ी ज्यादा पी देता है। लेकिन यहाँ पे जो क्वांटिटी है वो बहुत ही कम है, और यहाँ पे जो स्वीटनेस है वो भी बड़ी ही कम है। मतलब भाई साहब इसकी मिठास ज्यादा है, क्वांटिटी कम है, उसकी क्वांटिटी ज्यादा है, इसकी मिठास कम है। हमने एक प्रोसेस इजाद किया जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन, जिसके अंदर इसके फ्लावर, फ्लावर क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसके फ्लावर के साथ क्रॉस करा दिया। मतलब इसका गैमेट उठा करके इसके साथ और इसका गैमेट उठा करके इसके साथ एक फ्यूज किया, तो एक नया प्लांट बनेगा, एक नई सीड बनेगी, जिसके अंदर पॉसिबिलिटी ये है कि जैसे स्वीट क्वांटिटी, सॉरी, स्वीट सीड, स्वीट सीड मतलब स्वीटनेस भी ज्यादा हो, और इसकी लार्ज क्वांटिटी भी आ जाए। मतलब एक ऐसा प्लांट जिसके अंदर क्वांटिटी भी ज्यादा हो, स्वीटनेस भी ज्यादा हो, ये भी ऑब्टेन हो सकता है। और एक ऐसा प्लांट भी ऑब्टेन हो सकता है जिसके अंदर क्वांटिटी बहुत ही कम हो, साथ के साथ स्वीटनेस भी बहुत ही कम हो। यानी कि ये दोनों चीज भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। अब मैंने देखा कि भैया ये पॉसिबिलिटी मेरे लिए फायदेमंद है, ये पॉसिबिलिटी मेरे लिए फायदेमंद नहीं है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्शन प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस, सिलेक्शन ऑफ डिजायर्ड क्रॉप, जो हमारे लिए फायदेमंद है हमने उसको सिलेक्ट किया, उसको बोया, उससे उगाया, और जो आया हमने खाया, मिल बांट के खाया। जो तुमने खाया वो मैंने खाया, फ्री में खाया, लंगड़ में खाया, है ना? तुम लोग क्या बताएं। ठीक, ये समझ गए हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग बिटवीन टू और मोर जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट। वो देखो सेम नहीं थे, सबकी अलग अलग प्रॉपर्टी थी, टू प्रोड्यूस अ न्यू वैरायटी, गुड प्रॉपर्टी। अच्छा, जरूरी है क्या गुड हो, पुअर भी हो सकती है, हमें सिलेक्ट अच्छा वाला करना है, ठीक, ऑफ बोथ दी क्रॉप्स। तो दोनों क्रॉप की अच्छी क्वालिटी को सिलेक्ट कर कर एक प्लांट के अंदर ला देना, यही क्या है प्रोसेस, हाइब्रिडाइजेशन का। तो क्या इससे इंप्रूवमेंट हो रही है वैरायटी के अंदर, हो रही है। आगे आते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉप शुड हैव आफ्टर सिलेक्शन एंड हाइब्रिडाइजेशन, क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, अभी मैंने गिनवाया था। यील्ड बहुत ज्यादा होनी चाहिए, ढेर सारा उगना चाहिए। इंप्रूव्ड क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मैं ऐसा ना हो कि भाई साहब सुना होगा आजकल के खाने में, तुम्हारे पापा लोग कहते होंगे आजकल के खाने में वो दम कहाँ जो हमारे जमाने के खाने में रहा करता था। सुना है कि नहीं? हमारे जमाने में हम एक रोटी खाते थे, हमें 10 रोटी की ताकत मिलती थी, जो आज के रोटी खा रहे हैं। बेटा ऐसी काफी चीजें तुम लोगों ने सुनी होगी। वो ऐसा क्यों है? क्योंकि पहले जमाने की जो सीड थी वो क्वालिटी पे ज्यादा फोकस करती थी, क्वांटिटी पे उतनी फोकस नहीं करती थी। आज के जमाने में लोग पैसा, क्वालिटी पे नहीं फोकस कर रहे हैं, क्वांटिटी पे फोकस कर रहे हैं। तो क्वालिटी डाउन हो चलेगा, क्वांटिटी हाई होना चाहिए। जैसे जौनपुर के लोग, भाई साहब क्वालिटी कैसी भी मिले, सस्ता होना चाहिए। देखा है भैया ये कपड़ा कितने का है, हाँ 250 का, नहीं 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 20 रुपया में देना है तो दो। देखा ये होगा ना भाई, सस्ता चाहिए, अच्छे से मतलब नहीं है, सड़ा गला कैसा भी दे दो, ठीक है। मतलब ऐसे लोग हैं, इसी वजह से क्वालिटी घटा दी गई है ना? तो भाई साहब इंप्रूव्ड क्वालिटी होनी चाहिए, न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए, रेजिस्टेंट टू बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर। सुनो,
बायोटिक मतलब लिविंग, एबायोटिक मतलब डेड। बायोटिक फैक्टर जैसे कि कैटरपिलर नुकसान कर रहा था तो उससे बचने की ताकत होनी चाहिए। एबायोटिक फैक्टर पानी नहीं दिया, एबायोटिक फैक्टर नॉन लिविंग फैक्टर। पानी कम दिया, धूप ज्यादा पड़ गई, धूप नहीं पड़ी, तब भी वो सर्वाइव कर सकता है, तो ये एबायोटिक फैक्टर है। अगर इससे रेजिस्टेंट है मतलब कि वो बहुत अच्छी क्रॉप है। वाइडर एडेप्टेबिलिटी, मैं उसको अपने घर के गमले में उगाऊं चाहे खेत में उगाऊं, उग जाना चाहिए। ओपियम, ओपियम जानते हो बेटा? अच्छा वो नहीं जानते, है ना? ये नशीला पदार्थ है, इसी से चरस गांजा सब बनता है, ठीक है? तो पापी प्लांट, सॉरी पॉपी प्लांट इसको बोलते हैं, तुम लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। नहीं, हाँ वही धतूरा यही सब तो। ए बेटा प्रसाद में चढ़ता है तो वही तुम्हें याद है, और कुछ नहीं चढ़ता प्रसाद में। मैम लाइन रिकॉर्ड हो रहा है जाने दो, रिकॉर्ड हो रहा है मैं काट उटूंगा नहीं कुछ। अच्छा सुनो बेटा, यही सुनो, कुछ नहीं, मजाक कर रहे हैं तो वाइडर एडेप्टेबिलिटी, है ना? चाहे जहां पे उगाओ उग जाए। तो ये सब प्लांट जो है ना हर जगह नहीं उगते हैं। कुछ अगर गमले में आप जैसे देखा होगा, रोज अगर तुम लोग घर के गमले में लगाओ तो जल्दी उगता नहीं है ना? रीजन वाइडर एडेप्टेबिलिटी नहीं है। तो एक ऐसा प्लांट हो जिसकी वाइडर एडेप्टेबिलिटी हो, एक ऐसा प्लांट हो जिसकी मैच्योरेशन पीरियड बहुत ही कम हो। मतलब मानो अगर मुझे मटर, मैं मटर उगाने जाऊं, है ना, मटर को 1 साल लगे या 2 साल लगे एक बार उगने में, कोई उगाएगा क्या? नहीं। 3 महीना लगता है उगने में, कोई उगाएगा क्या? अरे हाँ सर, क्यों नहीं, साल में इसका मतलब 4 बार उगा सकते हैं। लोग ऐसे सोचते हैं कि मेरी फील्ड में कितनी बार फसल दे रही है। 3 बार अच्छा होता है, 4 बार बहुत अच्छा होता है, ठीक है, 2 बार नॉर्मल होता है, 1 बार कुछ बोला नहीं मैंने, लेकिन 2 साल में 1 बार, अब मैं बोल दूंगा अच्छा नहीं होता। जैसे शुगर केन 2 साल ले लेता है ना, मिनिमम। तो भाई साहब मैच्योरिटी जो होए वो कम पीरियड में होनी चाहिए, वो फसल अपनी अच्छी सी तुरंत का तुरंत दे देना चाहिए, वो अच्छा प्लांट होता है, ठीक। डिजायरेबल एग्रोनॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि सुनना, अगर मैं कहूं 2 किस्म के पेड़ होते हैं, एक वो जिसके फ्रूट से हमें मतलब होता है और एक वो जिसकी ब्रांचेस से हमें मतलब होता है। जैसे कि फॉडर क्रॉप, फॉडर क्रॉप क्या होता है? एक ऐसी क्रॉप जो कि चारे की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो भाई साहब चारे के, जो भी प्लांट चारे में इस्तेमाल होता है ना, उसकी ब्रांचेस ज्यादा होनी चाहिए, उसकी स्टेम्स ज्यादा होनी चाहिए, उसकी लीफ ज्यादा होनी चाहिए। तो एक बात इमेजिन करो, इधर देखना, इधर देखना, मान लो ये मेरा सॉइल है। अच्छा सॉइल क्या है? न्यूट्रिएंट्स का पूरा बैंक है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स का पूरा बैंक है। इधर देख भाई, हाँ, तो न्यूट्रिएंट का पूरा बैंक मैंने आधे आधे में डिवाइड कर दिया। पहला प्लांट यूं ऐसे ग्रो करता है, यूं ग्रो करता है, और ये इसका फ्रूट आ जाता है। दूसरा प्लांट यूं ऐसे ग्रो करता है, यूं पत्ती, यूं पत्ती, यूं पत्ती, यूं पत्ती, यूं पत्ती, यूं पत्ती, फिर एक फ्रूट आता है। मुझे एक बात बताओ, किसने अपने सॉइल का न्यूट्रिएंट्स ज्यादा इस्तेमाल किया? इस वाले ने किया। रीजन, इन सबको बनाने के लिए भी तो न्यूट्रिएंट चाहिए होगा। इसका ये मतलब है कि अगर तुम्हें डिजायरेबल प्रोडक्ट ये है ना, तो इस पत्तियों की जरूरत थी क्या? नहीं थी। फिर भी क्या सॉइल का न्यूट्रिएंट्स खत्म हो गया? हो गया। इसका मतलब हम नुकसान में चल रहे हैं, है ना? तो एग्रोनॉमिकल कैरेक्टर यही कहता है कि अगर हमको इसकी जरूरत है तो ये फालतू की चीजें ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। लेकिन अगर हम फॉडर बनाना चाहते हैं, चारा बनाना चाहते हैं, तो ये फालतू की चीजें ही हमारे काम लायक है, तो ये ज्यादा होनी चाहिए, ये कम होनी चाहिए। यानी ब्रांचेस अगर ज्यादा है तो वो फॉडर क्रॉप अच्छा है, ब्रांचेस अगर कम है तो वो डिजायरेबल जो वेजिटेबल्स वगैरह होते हैं वो वाले क्रॉप्स अच्छे हैं, ठीक। दाग अच्छे हैं। क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट, here scientists focus to give higher yield on limited access to resources by farmer, ठीक है। हम सब जानते हैं सबके पास सारी सुविधा नहीं होती। हर फार्मर के पास डगवेल नहीं होता, सॉरी, हर फार्मर के पास जो है ट्यूबवेल नहीं होता, है ना? लोग डगवेल से काम चलाते हैं। हर फार्मर के पास ट्रैक्टर नहीं होता, लोग बैल से काम चलाते हैं। कुछ के पास वो भी नहीं होता तो तुम लोगों से काम चलाते हैं, पर काम चलाते हैं, काम चलाते हैं। तो आखिर उनके काम को कैसे आसान किया जा सके, यही बात इसके अंदर लिखा है। हमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है? जमीन की कमी है सर, तो हम फोकस करेंगे कि कम जमीन में ज्यादा प्रोडक्शन हो। और क्या कमी है? फाइनेंशियल प्रॉब्लम। क्या है सर? ये तो हमारा भी है सर, है ना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, पैसे की दिक्कत। अगर पैसा ज्यादा फेंकोगे तो तमाशा ज्यादा देखोगे, नहीं प्रोडक्शन ज्यादा देखोगे बेटा, ठीक।
न्यूट्रिएंट्स बेटा। तो लैक ऑफ न्यूट्रिएंट रिच सॉइल, अगर सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट कम होगा तो हम लोग फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, मैन्योर का यूज करते हैं, तो ऐसा क्या हो कि प्लांट कम से कम न्यूट्रिएंट इस्तेमाल करे, ठीक है। फिर लैक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, सर ट्रैक्टर नहीं है तो इंसानों को कैसे इस्तेमाल करें। पुअर वेदर कंडीशन, वेदर की कंडीशन ऑब्वियस सी बात है, इंडिया के अंदर देख रहे हो किस तरीके से चेंज हो रहा है, ठीक है। और पेस्ट एंड डिजीज, पेस्ट माने कीड़े, ठीक है। और क्या, वीड माने अनवांटेड प्लांट्स, ठीक है, ठीक है। मार्केट चैलेंज, इसी पे तो आंदोलन हुआ था, याद है, मार्केट चैलेंज के ऊपर। उसके बाद वाटर स्कार्सिटी, मतलब पानी की शॉर्टेज, कमी, ठीक। अब इन सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन करते हुए हम लोग पूरी फार्मिंग को 3 हिस्सों में क्लासिफाई करेंगे। नो कॉस्ट फार्मिंग, लो कॉस्ट फार्मिंग, हाई कॉस्ट फार्मिंग। एक ऐसी फार्मिंग जिसमें जरा भी पैसा ना लगे, जिसमें हल्का-फुल्का पैसा लगे, जिसमें भर-भर के पैसा लगे। तो 3 किस्म की फार्मिंग होती है, नो कॉस्ट, लो कॉस्ट और हाई कॉस्ट फार्मिंग, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द फार्मर कैपेसिटी टू इन्वेस्ट, प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस कैन बी डिफरेंट लेवल, ठीक है। जितना पैसा उस हिसाब से करेंगे, कोई ट्रैक्टर लेगा, कोई सस्ता ट्रैक्टर लेगा, कोई खुद से करेगा, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन जेब में पैसा वैसा होगा ऐसा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो भाई साहब, हाइयर प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप वी नीड टू फोकस 3 थिंग्स। पहला, न्यूट्रिएंट अच्छा होना चाहिए तभी हाइयर यील्ड होगा। दूसरा, इरिगेशन, पानी अच्छा दोगे। अच्छा ऐसा भी नहीं सर मैं पानी का पूरा डैम खोल दूं, बेटा सफिशिएंट, ओवरलोड नहीं करना है, ठीक है। हम नहीं, होते हैं कुछ लोग, मैं भी बचपन में सोचता था कि यार कभी तुमने किया हो नहीं किया हो, हमने तो गमले में लेकर के, जब घर में कोई आता था ना नया नया, ये पढ़ा था कि बीज डालने पे नया पेड़ निकलता है, क्लास 6 7 में पढ़ा था। तो जब घर में सब्जियां काटी जाती थी तो क्या बोलते हैं वो, भिंडी, भिंडी का सीड लेकर के जाऊं, उसमें ऐसे लेकर के और पानी भर भर के डालूं। अब मैं देखूं यार पानी अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, तो मैं उसके अंदर सीख ऐसे कोच कोच करके पानी अंदर डालता था। तो पानी इतना नहीं डालना है, मर जाएगा। तब थोड़ी पता था, ठीक है। तो सफिशिएंट चाहिए, ओवर पानी नहीं चाहिए। क्रॉप पैटर्न, क्रॉप पैटर्न कैसा होना चाहिए, देखो क्रॉप पैटर्न ही बड़ा इंप्रूवमेंट ला देता है, अच्छा खासा इंप्रूवमेंट लाता है। अब क्या है, इन सब के ऊपर देखते हैं। सबसे पहला, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट फर्स्ट। Just as we need to food, as we need food for development, growth, and well-being, plant also require nutrient for the growth. Now, the nutrients we are discussing, जो भी ये लेगा इनपुट, रिजल्टेंट ये आउटपुट देगा, पर ये इनपुट 2 किस्म में है। सबसे पहला मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो कि ढेर सारा लेना है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो कि बहुत थोड़ा सा लेना है। मैं एक एग्जांपल इसको हटा करके बताता हूँ। हम लोग रोटी खाते हैं, चपाती, ठीक। तो ढेर सारा हम लोग खा रहे हैं, वो ढेर ही सारा है बेटा। 3 4 जो तुम लोग खा रहे हो, 10 खा रहे हो कोई, तो वो ढेर सारा ही कहलाएगा। लेकिन लेकिन विटामिन के हम लोग ढेर सारा खा रहे हैं। जस्ट इमेजिन च्यवनप्राश, सोना चांदी, च्यवनप्राश, उसको तुम लोग अगर खाओ तो वो कितना खाते हो, क्या पूरा डब्बा एक साथ खा लेते हो? नहीं ना, आधा किलो एक साथ खा लेते हो नहीं। लेकिन बिरयानी की बात है तो आधा किलो क्या 1 किलो भी खा लेंगे सर, है ना। सर 1.5 किलो भी चल जाएगा, 2 किलो भी दे दीजिए, ऐसे करके चलेंगे, लेकिन खा, कहने का मतलब ये खा लोगे, ये ढेर सारे अमाउंट में खाओगे। लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो एकदम लिमिटेड क्वांटिटी में चाहिए। लेकिन अगर हमें विटामिन नहीं मिले तो हमारी बीमारी बढ़ जाएगी, डिजीज बढ़ जाएगी, हम टिक पाएंगे क्या? नहीं टिक पाएंगे। यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट जरूरी है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है चाहिए, तो वो तो चाहिए ही, पर ये भी मस्ट है। ये कम लिया जाता है, इसका ये मतलब नहीं कि इसको इग्नोर कर दिया जाए। बात क्लियर है? अब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में कौन कौन है जरा गौर से देखना। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में सबसे पहला आता है कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तुम जानते हो ये हमको ग्लूकोज के फॉर्म में मिल जाता है सब्जियों से, यही तो सबसे ज्यादा मिलता है कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। अब ये हमें पानी से मिल जाएगा, जल, और ये हमको हवा से मिल जाएगा, एयर। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, प्लांट की बात कर रहा हूँ। प्लांट को कार्बन कहाँ मिलेगा? एयर से। ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? एयर से। हाइड्रोजन कहाँ से मिलेगा? वाटर से। ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? जब तुम लोग हायर स्टडीज में जाओगे तब तुम लोग से पूछा जाएगा कि प्लांट को ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, तो आंसर सिर्फ एयर जाएगा, वाटर नहीं जाएगा। सिर्फ एयर जाएगा, वाटर नहीं जाएगा, क्योंकि वाटर का ऑक्सीजन तो उड़ जाता है। जो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, प्लांट जो ऑक्सीजन लिबरेट करता है वो एक्चुअली इसका ऑक्सीजन होता है, वाटर का। एनीवेज, दूसरे कौन है? नाना पार्टिकल पोटेशियम। कैसे याद करेंगे? नापाक, ठीक है, नापाक। फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये ये इतने होते हैं, ठीक है। ये क्या है? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, क्लोरीन, फ्लोरीन, फेरस, ब्रोमीन, बोरॉन, जिंक,
मैंगनीज, मोलिब्डेनम, कॉपर। ठीक है, ट्रिक है, कल फिर बोरिंग जिंदगी मांगे मोबाइल क्यों। ठीक है, याद करो, ऐसे ना याद करो, जैसे मन करे वैसे करो, याद होना चाहिए। ठीक है, कल फिर बोरिंग जिंदगी, तुम्हारी तो हर दिन बोरिंग जिंदगी है। मांगे मोबाइल क्यों, रील देखने के लिए, शॉर्ट देखने के लिए, दिन भर में और कोई काम है नहीं है। अच्छा, मैंने देखा है लोग अचानक से सोचते हैं यार खाना खा लिया है, 15 मिनट रेस्ट करेंगे, लाओ फोन देखते हैं, और फोन नहीं देखते हैं, लाओ शॉर्ट्स देखते हैं। कुछ अलग से टाइम निकालते हैं यार शॉर्ट्स देखने के लिए। तुम भी समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जाने दो। अब न्यूट्रिएंट्स को मैनेज करने के लिए क्या किया जाता है, दो चीज रहती है, पहला मैन्योर, दूसरा फर्टिलाइजर, दूसरा मैन्योर। उधर इधर हो गया बेटा, मेरे भावनाओं को समझना। मैन्योर देखो, मैं सब सच बताऊं, मैन्योर ही हमारा सगा है। फर्टिलाइजर तो हम सबको नुकसान पहुंचाता है, लेकिन जो हम खाते हैं फर्टिलाइजर वाला ही खाते हैं, मैन्योर वाला खाने की औकात नहीं। तुम्हें पता है मैन्योर बनता कैसे है? टट्टी से। वाकई यार, है ना, गाय का गोबर इतना महत्वपूर्ण है। गाय का ही नहीं, तुम्हें पता भी नहीं होगा, तुम लोग जब गए होगे खेत में, या तुम लोग क्या मतलब फार्मर्स को देख, अरे यार पर्सनल ले रहा है वो अपने ऊपर। फार्मर्स को कभी देखा है, सुना है लोटा लेकर के जाते हुए खेत में? वो क्यों जाता है? ताकि वो यूटिलाइज हो सके। वो ही वो ही एक्सक्रीटा है, अपना अपना डिस्कशन कर रहे हैं। वो ही एक्सक्रीटा मट्टी में से मिक्स किया जाता है, उसके अंदर आलू उगता है, और आलू ब्लैक कलर का जो ताजा ताजा आता है, वो तुम छीलते हो, धोते हो, तब खाते, इसीलिए धोने को कहा जाता है। कुछ लोग तो ऐसे react कर रहे हैं जैसे टेस्ट आ रहा है। हैं? हम मार्शियन में देखे थे, याद है? मार्शियन के अंदर वो कैसे वो टट्टी निकाल करके उसके अंदर ऐसे, है ना, आलू को ऐसे यूं जैसे चटनी लगा रहा हो, फिर मिट्टी के अंदर डाल रहा था। देखा था कि नहीं? तो वो क्या है, ये मैन्योर न्यूट्रिएंट का सोर्स है। हाँ ना बोले यार। ठीक है, तो अब इसके ऊपर देखते हैं। सबसे पहले आता है मैन्योर, नेचुरल सब्सटेंस है, नेचुरल तो है। हाँ, नेचुरल तो है बेटा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तुम लोग जानते हो, पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये नेचुरल होता है। ठीक है, इसमें कोई भी मिलावट नहीं। इट प्रोवाइड फर्टिलिटी टू द सॉइल। किसको फर्टिलिटी प्रोवाइड कर रहा है? सॉइल को कर रहा है। मेनली कंटेन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, बेटा ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तुम लोग सोच रहे हो कि सर मजाक कर रहे हैं, बेटा ये देखो, देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा था, ये क्या है, मक्खी बैठी। ठीक है, अच्छा सिर्फ अरे बेटा, हर बार गोबर ही नहीं रहता, वेजिटेबल के पील्स, छिलके, वो भी, ये सारे गार्बेज, इन सब से मिलके बनता है देखो मैन्योर। इन सब में अब क्या क्या मिला है तुम्हें थोड़ी दिख रहा होगा, लेकिन है कि नहीं है? है ना, जरूरी ये है कि है। ठीक है, और कुछ दिख नहीं रहा है वैसे, क्या हुआ हाथ में? बेटा तुम लोग जब कभी, जाने दो, अभी छोटे हो, जब खेत में काम करोगे तब पता चलेगा लोगों की तकलीफ क्या होती है। तो करना पड़ता है यार, तुम्हें खुद नहीं पता होगा तुमने कितनी बार मटर ऐसा खाया होगा जो गाय के गोबर वाला होगा। ठीक है, इसमें कोई वो थोड़ी है, इसमें कुछ गंदा नहीं है। हाँ हाँ, वो बात अलग है, अगर तुम गाय का गोबर डायरेक्टली खाओ, तुमने देखा होगा। अब वो ध्रुव राठी अभी रिसेंटली कहा था गाय का गोबर नहीं खाना चाहिए, हानिकारक होता है। तो कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी उसको भी खा के दिखाए हैं, देखियो कि नहीं, वो भी रोटी से। ऐसी ऐसी प्रजातियां एग्जिस्ट करती है, मैं क्या बताऊं। वो लोग सोच रहे हैं ये मैन्योर न्यूट्रिएंट का सोर्स है, प्लांट से क्यों लेना, डायरेक्ट ऑब्टेन करते हैं। रैबिट का सुनो, रैबिट का एक बिहेवियर है कि वो अपना एक्सक्रीटा खुद खाता है। मतलब अगर उसको गाजर नहीं मिला तो उसने जो निकाला है वही दोबारा खाएगा। रीजन ये, क्योंकि उसका एक्सक्रीटा पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता, ये उसको भी पता है, इसीलिए वो दोबारा से उसको खाता है और दोबारा से पचाता है, दोबारा से निकालता है। ठीक है, सुनो सुनो, इट प्रोवाइड फर्टिलिटी टू द soil. They mainly contain organic substance, also have nutrient. It is made of decomposing animal excreta and plant वेस्ट। इतनी तमाम चीजों से मिलकर के बना होता है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस सबसे ज्यादा इसके अंदर होते हैं। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के लिए हम लोग फर्टिलाइजर का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। ठीक, अब आते हैं मैन्योर की प्रिपरेशन के ऊपर। कैसे होता है भाई साहब? प्रिपरेशन डिकम्पोजिशन प्रोसेस होता है, यानी कि सड़ाने गलाने वाला प्रोसेस। ठीक है,
लाइव स्टॉक एक्सक्रीटा, गाउ डंग केक, ठीक है? ये वाला केक लेकर के, है ना? वेजिटेबल वेस्ट और ये सारी रिफ्यूजीज को लेकर के इकट्ठा करके एक गड्ढा खोदो, उसमें दफना दो, मट्टी डाल दो, बैक्टीरियाज आएंगे, उसको तोड़ेंगे, छोटे-छोटे ऑर्गेनिक के मटेरियल्स के अंदर ब्रेक करेंगे और वो तुम्हारा मैन्योर तैयार हो जाएगा। और ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंपोस्टिंग। क्या बोलते हैं? कंपोस्टिंग। लेकिन कई बार छिलके बड़े-बड़े होते हैं। है ना? कई बार छिलके बड़े-बड़े होते हैं, जैसे मान लो वाटरमेलन का, वो बैक्टीरिया अकेले नहीं कर सकता, तो उसके अंदर अलग से वर्म डाला जाता है। ये देखो वर्म्स, वर्म्स जानते हो ना? ठीक है ना? ये केचुआ, हाँ, ठीक है। तो देखो पहले तो ऐसे डायरेक्ट गड्ढे में डाल दिया, लेकिन जब मोटे-मोटे छिलके होते हैं ना तो वर्म्स डाल देते हैं ताकि वो उसके अंदर जो है खा करके छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ दे, और जब वो छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा तो उसके बाद उस चीज़ को कंपोस्ट या डिकम्पोज़ करना आसान होगा। तो इस प्रोसेस को कहते हैं वर्मी कंपोस्टिंग, जिसमें वर्म्स की मदद ली जाती है, और इसी वजह से अर्थवर्म को क्या बोला जाता है? फ्रेंड ऑफ फार्मर। बचपन में पढ़ा होगा जीके में, फ्रेंड ऑफ फार्मर। नेक्स्ट भाई साहब, फर्टिलाइजर के बारे में सुन लो। फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर, अरे यार रुक जाओ यार, अरे यार। फर्टिलाइजर कंपोजिशन क्या है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, नापा, यही कंपोजिशन। ठीक है, कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस नहीं होगा, कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस नहीं होगा। बेनिफिट क्या है? ये बहुत ही अच्छी वेजिटेबल्स की ग्रोथ देता है, बहुत अच्छा। मतलब फर्टिलाइजर, एक देखो, अगर फर्टिलाइजर तुमने ओवर दे दिया, जैसे कि मैंने पानी ओवर दिया था, अगर तुमने फर्टिलाइजर ओवर दे दिया तो भी प्लांट मर जाएगा। ठीक है, समझ लो, जैसे इमेजिन कोई सनस्क्रीन लगा रहा है, ठीक, इतना लगाना चाहिए था, वो सोचा ज्यादा गोरा होना है या ज्यादा बचाव करना है, तो उसने ऊपर का कैप ऐसे ना खोल के ये पूरा ऐसे करके खोल दिया, और वो पूरी पूरी, है ना, ये, और ये उसकी स्किन के साथ क्या होगा? रिएक्शन होगा, कुछ ना कुछ होगा, ले दे करके ये बेनिफिशियल नहीं है। तो उसी तरीके से भाई साहब, इनको भी अगर ओवर इस्तेमाल करोगे ना, हद से ज्यादा दे दोगे ना, तुम्हें लगेगा कि यार इस वाले प्लांट को ज्यादा न्यूट्रिशन दूंगा, लो 2 बार लो, उस वाले को ज्यादा दूंगा, वो लो 3 बार, तुम 4 ठो खाओ, लो, तो बेटा मर जाएगा। एक ही की रिक्वायरमेंट है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कम चाहिए होते हैं, ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ज्यादा चाहिए होते हैं, वो बात अलग है। नापाक हमारा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में ही आता है, लेकिन फिर भी ओवरडोज इसका डेंजरस होगा, ये केमिकल रिएक्शन कॉज देगा, ये केमिकल ही तो है, सिंथेटिक है ना, और इससे बहुत हाइयर क्रॉप यील्ड होता है, इसीलिए फार्मर ज्यादातर इसको प्रेफर करते हैं, और ये पैसा में ज्यादा लगता है, हाई कॉस्ट फार्मिंग के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, एप्लीकेशन, प्रॉपर डोज, टाइम एंड प्रिकॉशंस आर रिक्वायर्ड। अगर ज्यादा दोगे, ज्यादा टाइम दोगे, ज्यादा बार दोगे, सारी चीजें खराब कर देगी। ठीक है, तो परफेक्टली इसको यूज करना है। इसके बाद फर्टिलाइजर की प्रॉब्लम जो है, इसको क्या क्या प्रॉब्लम है समझना। कई बार क्या होता है ना, फर्टिलाइजर ऐसे बिखेर दिया पूरा, बारिश हुई, आई, बहा के लेके चली गई, मतलब जो फर्टिलाइजर था खरीदा तुमने, वो पैसा पानी में बह जाना, इसी को तो बोलते हैं पैसा पानी में बह जाना। फर्टिलाइजर पानी में घुलेगा, बह करके निकल जाएगा। ठीक, तो वॉश्ड अवे बाय एक्सेसिव इरिगेशन, सो प्लांट कैन नॉट एब्जॉर्ब इट फुल्ली, तो प्लांट इसको पूरी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। कंटिन्यूअस यूज से सॉइल को हार्म पहुंचता है, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। कैसे? तुम खुद सोचो, फर्टिलाइजर डालोगे, केमिकल्स डाल रहे हो, उस केमिकल की वजह से जिसके ऊपर केमिकल गिर रहा है वहां पे बैक्टीरिया भी तो मौजूद है सॉइल के अंदर, और वो हेल्दी बैक्टीरिया होता है, बेनिफिशियल होता है, वो बैक्टीरिया जरूरी होता है सॉइल के अंदर वापस से न्यूट्रिएंट्स को मेंटेन करने के लिए। जो अभी डिकम्पोजिशन हो रहा था, वो रिसाइकल करने वाला कौन था? बैक्टीरिया था। अब एक बार फर्टिलाइजर दे दिया तो वो बैक्टीरिया मर गया, तो रिसाइकल कौन करेगा? यानी कि सॉइल की फ्यूचर तुम तबाह कर रहे हो बार बार इसका इस्तेमाल करके। तो ये लिमिटेड बार में ठीक है, लेकिन बार बार इस्तेमाल करने से सॉइल खराब हो जाती है। ठीक, नोट कंपैरिजन, शॉर्ट टर्म के लिए तो फर्टिलाइजर अच्छा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए गाय की इंसानी भी चलेगी, मैन्योर सही है। ठीक है, मैन्योर सही है। पहले मैं देखता था यार, मैं बचपन में जाता था अपने पानी वाले प्लांट पे, वहां पे देखता था एक गाय का तबेला है, वहां पे एक बाउंड्री ऐसे घेरे हैं, उस पे गोबर इकट्ठा करते हैं। मैं कहा, यार ये क्यों इकट्ठा करते हैं? ये भर भर के, तुम्हें समझ लो स्विमिंग पूल गोबर का, इतना, है ना। और फिर आए ट्रैक्टर से उठा के, मैं कहा यार ये क्या है यार, ट्रैक्टर से लेके जा रहे हैं इसको, इकट्ठा क्यों कर रहा है ना। तो हमें बताया किसी ने कि भाई साहब इतना इकट्ठे कौन बार बार लेकर के जाएगा, खुद सोचो इतना ये लोग दिन भर में एक्सक्रीट करते हैं। बाद में पता चला
कि भाई साहब ये गाय का गोबर इस्तेमाल होता है 2 जगहों पे। इसको डाला जाता है अंडरग्राउंड, एक पिट आती है जहाँ पे मीथेन गैस ऑब्टेन होती है उसके अंदर, है ना? बायोगैस ऑब्टेन होती है। फिर उसके बाद जो कंपोज़िशन बचता है वो हमारा मैन्योर की तरह इस्तेमाल होता है। तो 2 जगह काम आता है, यानी कि वो उससे गाय गैस का चूल्हा भी चलेगा, साथ के साथ जो तुमने देखा है ना ये सर्विस पाइपलाइन गई है ना? सरकार की तरफ से गैस वाली येलो वाली जाती है, तो उसके अंदर क्या आ रहा है? बायोगैस आ रहा है। कैसे आ रहा है? इसी से तो आ रहा है। ठीक है? तो गाय का गोबर बड़ा फ़ायदेमंद है बेटा, पर वैसा भी नहीं कि उसकी तरह रोटी से लेके खाओ। है ना? सही तरीके से। इरिगेशन, इरिगेशन माने पानी देना, किसको? पेड़ को पानी देना। अब सुनो, इरिगेशन करने का कई तरीका है, इरिगेशन करने का कई तरीका है, लेकिन इसकी सप्लाई में इंडिया इंडिया के अंदर जैसे यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा है, इंडिया के अंदर मोस्टली इरिगेशन मानसून की वजह से होता है, ठीक है? रेन फेड एंड पुअर मानसून कॉजेस ऑफ क्रॉप फेलियर। क्यों? क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर जो खेत है वो मानसून के ऊपर डिपेंड करते हैं। ऐसा एनसीईआरटी लिखती है। अब ऐसा नहीं है, पहले कभी ऐसा रहा करता होगा, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। तो इसी वजह से जब मानसून पुअर हो जाता है तो काफ़ी क्रॉप तबाह हो जाता है और ये बात सच है। मानसून के खराब होने से काफ़ी क्रॉप खराब तो होते हैं, लेकिन हाँ, ज़्यादातर रेन फेड के ऊपर डिपेंडेंट है फार्मर्स, ये सही नहीं है। लेकिन जो लिखा है एनसीईआरटी ने वही माई बाप है भाई, याद तो करना पड़ेगा। इरिगेशन इज़ द प्रैक्टिस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू लैंड in the controlled manner to help growth of crop lawn in landscape and plant etc. मतलब ये पानी उन्हें देने का प्रोसेस पूरा इरिगेशन है। अब किस किस तरीके से पानी दिया जाता है देखो, सबसे पहला मानसून, दूसरा डगवेल, कुआं खोद के, तीसरा कैनाल सिस्टम, चौथा टैंकर सिस्टम, फिर एक आता है वाटर लिफ्ट सिस्टम। सबसे पहले भैया कुएं का सिस्टम, कुएं का सिस्टम तुम लोगों ने अगर देखा होगा तो अंडरग्राउंड क्या होता है? वाटर होता है। गड्ढा खोदो, उस लेवल तक जाओ, वहां पे एक जाली लगाओ, पानी इकट्ठा होगा, कुएं में बाल्टी डालो, पानी खींच लाओ, है ना? और तुमने देखा होगा फिर मटका लेकर के यूं यूं ठुमका लगा करके लोग ले आती हैं, ठीक है? उसके बाद यही चीज जब मटके से बाल्टी से ऐसे बाल्टी से निकालो तो दम लगता है, मोटर से निकालोगे तो दम नहीं लगेगा, पैसा लगेगा बस, तो पैसा दे दोगे लेकिन दम नहीं लगाओगे। तो इसको क्या बोलते हैं? ट्यूबवेल। क्या बोलते हैं? ट्यूबवेल। इसी को हम लोग अपने यहाँ पे सबमर्सिबल बोलते हैं, है कि नहीं? ठीक है, तो ये ट्यूबवेल है। अब दूसरा आता है कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम के अंदर क्या होता है? देखो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सिस्टम है, इसको एक मिनट इग्नोर करो, है ना? इसको नीचे वाले को देखो, क्या होता है? जो भी पानी का सोर्स अच्छा खासा जैसे कि रिवर, उससे पानी को लेकर के टैंक के अंदर भर दिया जाता है और ये जब समय आता है तो एक ऐसे मेन कैनाल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और उस मेन कैनाल के ब्रांच ऑफ कैनाल्स होते हैं जो कि अलग अलग खेतों में चले जाते हैं जहां पे वो पानी को प्रोवाइड करते हैं, सप्लाई करते हैं। अब यही सेम चीज यहाँ पे देखो, इतना बेहतरीन तरीके से है, पानी आया टैंकर के अंदर भरा गया, उस टैंकर से मैंने जो है यहाँ अलग अलग एक मेन पाइप आई है जिससे अलग अलग ब्रांच ऑफ पाइप में गया और ये जो छोटा छोटा रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये एक स्पेसिफिक खेत है ना? मतलब एक बड़ी सी फील्ड है ये, अब यहाँ पे कैसे बना सकते हैं? तो सबके पास क्या पहुंच रहा है? पानी आराम से पहुंच जा रहा है, तो ये बेहतरीन सिस्टम है, इसका नाम कैनाल सिस्टम है। ठीक, इसके बाद आता है हमारा रिवर लिफ्ट सिस्टम। जब पानी सतह पे बड़ा नीचे हो और हम लोग रहने वाले ऊपरी इलाके में, मतलब थोड़ा सा ऊपर रहते हो, ठीक है, पहाड़ों पे रहते हो, तब क्या होता है कि सरकार क्या करती है, पानी को यहाँ से लेती है, पंप करके ऊपर वाली टंकी पे रखती है और फिर वहां पे जहां पे रिक्वायर्ड होता है वहां तक पहुंचा देती है। अब दिक्कत ये रहती है सर, ये तो कुछ भी नहीं, ये तो हम लोग भी कर सकते हैं। बात ये है ना, रिवर के लेवल से, वाटर के लेवल से पहाड़ तक पहुंचाने के लिए बहुत पावर वाली पंप चाहिए, है ना? और उस पावर वाली पंप को हम लोग एफर्ट नहीं कर सकते, इसलिए सरकार ऐसा करके मेन टंकी बनाती है और उस टंकी से हर जगह सप्लाई जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक और है ये टैंक सिस्टम, जैसा कि तुमने देखा होगा, ये बचपन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है ना? छत का पानी कलेक्ट होता है, फिर टंकी के अंदर आ जाता है और वो टंकी से फिर पानी यूटिलाइज हो जाता है। लेकिन तुम्हारे दिमाग में हमेशा ये क्वेश्चन रहेगा, सर ये टंकी का पानी कितना ही टिकेगा, है ना? मेरे अंदर भी रहता था, पर जितना इस्तेमाल कर सकते हो उतना बेहतर है। चेक डैम्स लगाया जाता है, चेक डैम से क्या होता है, जो भी पानी तुमने देखा होगा, पोखरा देखा है, सारा पानी आकर के उधर इकट्ठा हो जा रहा है, तो वो एक सोर्स बना लो कि भैया पानी सारा इधर इकट्ठा होगा, यहीं से पानी हमें ले जाकर के खेत में देना है। ठीक है, तो चेक डैम्स वहां पे बना दिया, मतलब वहां पे पानी इकट्ठा नहीं हो रहा है, फिर भी ऐसे ढलान जा रही है, हमने आगे से बैरिकेड बना दिया, तो पानी आगे इकट्ठा होना शुरू हो गया। जैसे यहाँ पे देखो, ये देखो, यहाँ से ढलान आ रही है ना? है ना? स्लोप है और ये बाउंड्री इकट्ठा कर दिया जिसकी वजह से एक पानी इकट्ठा हो गया हमारा बाउंड्री खड़ा करने पे। ठीक, तो यही यहाँ पर टैंकर सिस्टम है, पढ़ लेना एक बार। आगे आते हैं क्रॉपिंग पैटर्न के ऊपर। क्रॉपिंग पैटर्न क्या है? क्रॉपिंग पैटर्न, इसमें दो किस्म के होते हैं, है ना? अभी इससे उसको समझने से पहले तुम लोग थोड़ा थोड़ा गौर से देखना, यहाँ पे पता नहीं कौन सा पेड़ है, मैं देखो ये नहीं जानता क्योंकि मैंने फोटो ले ली थी। ये जानता हूं मैं, कॉलीफ्लावर, ठीक है, गोभी। ये पता नहीं क्या है,
ब्रोकली है क्या? कुछ लोग कह रहे हैं ब्रोकली क्या है? ये भी एक प्रजाति है। हरी वाली गोभी बेटा। टू मैक्सिमाइज, अब देखो होता क्या है, मैं बता दूं डायरेक्टली। क्रॉपिंग पैटर्न में ना, एक रो में एक किस्म का प्लांट, दूसरे रो में दूसरे किस्म का प्लांट, तीसरे रो में तीसरे किस्म का प्लांट, ऐसे उगाते हैं। मैं अभी एक बार समझा देता हूँ इसे रफली, ताकि तुम्हें ये पूरा टॉपिक समझ में आ जाए। इमेजिन करो कि एक बड़ी सी फील्ड है, इसके अंदर सफिशिएंट न्यूट्रिएंट है हर चीज के लिए। अब मैंने प्लांट नंबर 1 लिया, है ना, प्लांट नंबर 1 लिया, इसको ए न्यूट्रिशन की बहुत जरूरत है, इसको मैंने इस पूरे रो के अंदर उगा दिया, ठीक। फिर मैंने प्लांट नंबर 2 लिया, इसको बी न्यूट्रिशन की बहुत जरूरत है, तो इसको मैंने दूसरे रो में उगाया। फिर प्लांट नंबर 3 लिया, है ना, और इसको मैंने तीसरी रो में उगा दिया, जिसको सी वाले न्यूट्रिएंट की बहुत ज्यादा जरूरत थी। मैं इतने के ऊपर बात करूंगा, इसलिए इस वाला इलाका मैं मिटा ही देता हूँ, ठीक है। तो इन तीनों में अब क्या हुआ, मैंने एक बार इसको उगाया, उगाने के बाद हार्वेस्टिंग की, हार्वेस्टिंग करके मुझे दोबारा उगाना है। तो अब अगर मैं दोबारा उगाऊंगा ना, मैं प्लांट नंबर 1 यहाँ पे नहीं उगाऊंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए वाला न्यूट्रिशन इसने यूटिलाइज कर लिया, तो अब मैं इस वाले को इधर उगाऊंगा, जिससे क्या होगा, यहाँ पे बी वाला यूटिलाइज हुआ था, ए वाला नहीं हुआ था, तो ऐसे मेरे को फायदा मिल जाएगा। लेकिन क्रॉपिंग पैटर्न ये चीज मेन इसके लिए नहीं होता। क्रॉपिंग पैटर्न मेन किसी और चीज के लिए होता है। क्या? क्या? प्लांट नंबर 2 की एक खासियत है। क्या खासियत है? ये ए वाले न्यूट्रिशन को सॉइल के अंदर प्रोड्यूस कराता है, मतलब फिक्स कराता है। जैसे कि मान लो नाइट्रोजन, है ना, अब इसको नाइट्रोजन की, जस्ट इमेजिन, इसको नाइट्रोजन की बड़ी जरूरत है ना, नाइट्रोजन की बड़ी जरूरत है, तो ये वाला प्लांट ढेर सारा नाइट्रोजन को सॉइल के अंदर फिक्स करेगा, ढेर सारे नाइट्रोजन को सॉइल के अंदर फिक्स करेगा। मतलब कि पड़ोसी वाले प्लांट ने अड़ोसी वाले प्लांट की न्यूट्रिएंट की सप्लाई को अपनी क्वालिटी से फुलफिल किया। यानी अलग अलग प्लांट को अगर हम लोग सही तरीके से लगाएं, तो वो दोनों एक दूसरे को मदद करेंगे उगने में। समझ में आया? यही क्रॉप पैटर्न का मेन जो है फाउंडेशन है। टू मैक्सिमाइज एग्रीकल्चरल बेनिफिट एंड लैंड यूटिलाइजेशन, स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज आर एम्प्लॉयड। क्या है देखो, जैसे यहाँ पे मेज उगाया है, फिर सोयाबीन उगाया है, फिर ओट्स का उगाया है ना, ये 3 रो चल रही है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, इस तरीके से चल रही है, ठीक है। अब यही क्रॉप पैटर्न है जिसके अंदर दो वैरायटी होती है, एक मिक्स्ड क्रॉपिंग होती है, एक इंटर क्रॉपिंग होती है। मिक्स्ड क्रॉपिंग के अंदर तुम देख रहे हो कि रैंडमली कुछ भी कहीं पे भी है, कोई फिक्स्ड नहीं है। लेकिन इंटरक्रॉपिंग के अंदर फिक्स है, रो बाय रो ये चीज फिक्स्ड है। यही मेन डिफरेंस इन दोनों के बीच में होता है। मिक्स क्रॉपिंग क्या है भाई सब देख लो, ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड विदाउट इन अ स्पेसिफिक रो और पैटर्न। कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं, कहीं पे भी कहीं किसी को भी उगा दिया जा रहा है, ठीक। ऑब्जेक्टिव क्या है? रिड्यूस द रिस्क एंड प्रोवाइड द इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का मतलब समझ रहे हो भाई? वो सामने वाले को अच्छा इमेजिन करो कि ये पिछला वाला इलाका है यहाँ पे, ठीक है। ये पर्पल वाले प्लांट को डिजीज हो गई, ठीक है, पर्पल वाले प्लांट को डिजीज हो गई, इतने इलाके में हो गई डिजीज। अरे यार, मार्कर मार्कर, हाँ, ये वाले इलाके में क्या हो गई? डिजीज हो गई। अब इसके चारों तरफ ये ग्रीन वाला प्लांट है, ठीक है, तो अब ये डिजीज आगे की तरफ फैल नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि इसको अपनी प्रजाति चाहिए फैलने के लिए। लेकिन चारों तरफ कौन सा प्लांट है? ग्रीन वाला। तो हमने एक तरह से बाकी पर्पल वाले प्लांट्स को बचा लिया कि नहीं बचा लिया? तो ये एक तरह का इंश्योरेंस हो गया। समझ में आया? ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे कहना चाह रहा है कि हम लोग प्लांट का इंश्योरेंस कर दे रहे हैं ऐसा काम करके, ठीक। साथ के साथ एग्जांपल, वीट प्लस मस्टर्ड, ग्राउंडनट प्लस सनफ्लावर, इन सबको एक साथ, मतलब अलग अलग जो प्लांट्स हैं उसके एग्जांपल जो एनसीईआरटी ने दिया है कि भाई ग्राउंडनट और सनफ्लावर को एक साथ उगाओगे तो बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। यही सारी चीज तुम्हें याद करनी है। की बेनिफिट, इफ वन क्रॉप फेल्स द फार्मर स्टिल हार्वेस्टेड द अदर। एक अगर फेल हो गया तो दूसरा उग जाएगा, है ना। जैसे जैसे मान लो किसी वजह से पहले वाले प्लांट के अंदर दिक्कत आ गई, वायरस आ गया, तो बाकी दो तो है ना भी, बाकी दो तो जिंदा है ना। ऐसा तो नहीं कि एक बार फील्ड खराब हुई तो अब सीधा अगले सीजन का इस्तेमाल करो, तो फार्मर ऐसे रोएगा नहीं ना, कम से कम कुछ तो खर्चा चल जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये चीज आगे। इंटरक्रॉपिंग क्या होती है? ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली ऑन द सेम फील्ड इन अ डेफिनिट पैटर्न। मतलब एक तरफ अगर हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है तो दूसरा कोई और है, फिर तीसरा वही डिजायर, मतलब एक स्पेसिफिक पैटर्न होना चाहिए, ठीक। ऑब्जेक्टिव, फ्यू रोज ऑफ वन क्रॉप अल्टरनेट विद द फ्यू रोज ऑफ सेकंड क्रॉप, जिसके अंदर हम लोगों को यहाँ पे भी हम लोगों को एक तरह से इंश्योरेंस मिल ही जाता है कि भैया अगर ये बीच वाला खराब हुआ तो बाजू वाले बचे हैं, आजू वाले बचे, उसके उधर वाले बचे हैं, ठीक है। तो ये चीज है। आगे एग्जांपल, सोयाबीन और मेज को साथ में उगाया जाता है। सोयाबीन
है ना? और मेज़, इनके बीच में नाइट्रोजन का एक्सचेंज बड़ा अच्छा हो जाता है। एक नाइट्रोजन को यूटिलाइज़ करता है, दूसरा फिक्स कर देता है। फिंगर मिलेट, बाजरा, काउपी, ये एग्ज़ाम्पल याद रखना, एग्ज़ाम्पल ज़रूरी है। क्रॉप आर चूज़न सच दैट देयर न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट आर डिफरेंट। एक की रिक्वायरमेंट कुछ है, तो दूसरे की रिक्वायरमेंट कुछ है। ये एनसीईआरटी में इतनी चीज़ दे रखी है, यहाँ पे लिखा है पूरा। ठीक, इंटरक्रॉपिंग का एक और बेनिफिट यहाँ पे देखो दे रखा है, 3 बेनिफिट दिए हैं। इंश्योर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ सप्लाइड न्यूट्रिएंट्स, जितना भी न्यूट्रिएंट्स है उसका मैक्सिमम आउटपुट मिल रहा है हमें। अगर किसी ने ए को यूटिलाइज किया तो वो अगले सीजन में दूसरी वाली रो में लग करके ए को यूटिलाइज कर लेगा, तो हमने मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर लिया। फिर प्रिवेंट पेस्ट एंड डिजीज फ्रॉम स्प्रेडिंग टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट ऑफ वन स्पीसीज। तो अगर एक बार एक जगह पे बीमारी हुई तो बाकी जगह पे फैलने से बच जाएगी, एक बैरियर आ जाता है ना, इंश्योरेंस हो जाता है। बेटर रिटर्न ऑन यील्ड, अच्छा खासा प्रोटेक्शन हो रहा है। ठीक, अच्छा, तो क्रॉपिंग पैटर्न, क्रॉप रोटेशन डेफिनेशन क्या है भाई साहब? क्रॉप ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप वन ऑन ए पीस ऑफ लैंड इन अ प्री प्लांट सक्सेशन, पता नहीं क्या लिखा है। तो मेरी बात सुनो, एक लैंड के ऊपर अगर एक चीज उग गई, मान लो एक जगह एक बार मैंने सिर्फ और सिर्फ सोयाबीन उगा दिया, ठीक है, सोया सोरगम उगा दिया, उसने आया नाइट्रोजन फिक्स किया। अब अगले सीजन में मैंने एक ऐसे प्लांट को उगा दिया जिसने नाइट्रोजन को यूटिलाइज किया। ठीक, तो अब ये क्या होगा, पूरे सीजन बाय सीजन पलटी हो रही है, हर अगले सीजन में पलटी हो रही है। ऐसे तो हमने एक ही सीजन के अंदर अलग अलग रो में पलटी कर दी थी, अलग अलग रो में अलग अलग प्लांट्स उगा रहे थे। अब मैं हर अगले सीजन में अलग अलग प्लांट्स को उगाता जाऊंगा, समझ में आ रहा है? ठीक, तो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रोटेशन, ड्यूरेशन ऑफ द क्रॉप, अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर, इरिगेशन ऑफ द फैसिलिटी, इन सबको मद्देनजर रखते हुए कि भैया कैसा मॉइस्चर है, ह्यूमिडिटी कैसी है, इरिगेशन का सोर्स हमें मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, बरसात का सीजन है, कैसा सीजन है, उसके हिसाब से हम लोग क्रॉप का रोटेशन करते हैं। ठीक, आउटकम इफ डन करेक्टली 2 to 3 क्रॉप कैन बी हार्वेस्टेड एनुअली विद अ गुड यील्ड। मैंने बताया था 3 बार अगर उग जाए तो ये अच्छी कहलाती है, 2 बार उग जाए तो नॉर्मल कहलाती है। ठीक, ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप ऑन पीस ऑफ लैंड इन अ प्री प्लांट सक्सेशन। प्री प्लांट मतलब शुरू, आगे आने वाली क्रॉप से पहले ही हमने पिछले वाले का प्लानिंग कर लिया कि अगर हम ये उगाएंगे तो अगले वाले में ये अच्छा उगेगा, फिर अगर ये उगाएंगे तो अगले वाले में ये अच्छा उगेगा, फिर इसकी वजह से ये अच्छा उगेगा, तो यही क्या हो जाएगा, क्रॉप रोटेशन हो जाएगा। ठीक, तो भाई साहब इसको मैंने अलग से पूरा टेबल बना दिया, इसको आराम से पढ़ लेना। आगे आते हैं, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। तो एक बार अगर क्रॉप उग जाए तो उसको प्रोटेक्शन देना मांगता है कि अच्छे से उसको प्रोटेक्ट करेंगे। कैसे प्रोटेक्ट करते हैं भाई साहब? देखो, वीड, वीड क्या होता है? अनवांटेड प्लांट। मैंने एक एग्जांपल अभी दिया था, पार्थीनियम, जिसको और क्या बोलते हैं? कांग्रेस ग्रास। ठीक, अनवांटेड वीड यही है। अब इसको क्या करते हैं? हाथ से उखाड़ते हैं, देखा होगा, हाथ से उखाड़ते हैं। भैया वीडीसाइड छिड़को केमिकल से, बहुत बड़ा खेत है तो हर एक इंसान हर एक वीड को तो नहीं निकाल सकता, तो हमने वीडीसाइड हर जगह स्प्रे कर दिया, तो वीड्स मर जाते हैं। लेकिन लेकिन वीड हमारे लिए नुकसान करती है, तो वीड हमारे लिए अगर नुकसान कर रही है तो इससे बेहतर है कि हम लोग वीड ना छिड़क के क्या कर दें, हाथ से मैनुअली उसको खींच लें। ठीक है, इससे वीड क्या होगा, निकल जाएगा और हार्म नहीं होगा। तो डेफिनेशन, अनवांटेड प्लांट ग्रोइंग इन अ कल्टीवेटेड फील्ड ऑफ अलोंग विद द मेन क्रॉप। अच्छा सर, उग जाने दीजिए ना, दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है भैया? अगर वो उगने लगेगा तो वो बाजू वाला जो मेन प्लांट जिसको हम उगाना चाहते थे उसका न्यूट्रिएंट वो खुद एब्जॉर्ब कर लेगा। तो फिर भाई साहब न्यूट्रिएंट की तो कमी है ना सॉइल के अंदर, तो सॉइल को न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलेगा? इसलिए उसको निकाल देना चाहिए। अच्छा, निकाल के फेंको नहीं, उसका बड काटो, उसको दफना दो, ताकि वो न्यूट्रिशन जितना एब्जॉर्ब किया था वापस से एब्जॉर्ब हो जाए। या तो उसको किसी जगह इकट्ठा करके वर्मी कंपोस्टिंग करा दो, जिसकी मदद से तुम्हारा काम भी बन जाए, हमारा काम भी हो जाए, न्यूट्रिएंट्स भी वापस से मिल जाए। ठीक है, देखो एग्जांपल में पार्थीनियम यहाँ पे है, गाजर घास इसको बोलते हैं, साथ के साथ कैरेट ग्रास या कांग्रेस ग्रास, कांग्रेस की वजह से आया था इसलिए कांग्रेस ग्रास के नाम से बदनाम है। साइप्रिनस रोटेंडस और जैंथियम गोखरू। ठीक, ये 3 है जिसमें ये वाला एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, जैंथियम भी याद कर सकते हो, तीसरा छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाई आर दे हार्मफुल? क्यों हार्मफुल है? क्योंकि वो दूसरे का स्पेस ले रहे हैं, लाइट ले रहे हैं, फूड ले रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, जिसको देना नहीं उसको भी। जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन, घर में ये जो होते हैं ना 3 साल 4 साल 5 साल के बच्चे होते हैं, छोटे छोटे, घर में कोई बहुत बड़ा मेहमान आया, उसके लिए ले भाई साहब 20 प्लेटें ऐसे ऐसे लगा दी गई, किसी में मेवा, किसी में काजू कतली, किसी में मिठाई, किसी में बिस्किट, किसी में नमकीन। अब बच्चों को दिया जाता है, जाओ ले जाओ सर्व करो, सर्व कर दिया, ठीक है, मेहमान बैठ गए, बैठ गए। अब बच्चे भी वही में घुस गए, भगा तो सकते नहीं, रोक सकते नहीं, और वो बच्चे ये बीच में से बॉयल एग उठाएंगे, हैं, ये मुट्ठी भर के काजू उठाएंगे, मतलब ऐसे तो मम्मी देती नहीं है, ऐसे ही ले लो। अब क्या हो रहा है,
अनवांटेड बच्चे वांटेड वालों को खाने नहीं दे रहे हैं। हम कुछ कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, या तो वीडिसाइड छिड़क दो थप्पड़, या तो अब्बा को बुला दो। अब्बा बस यूं देखेंगे, बस बाप बाप होता है, ठीक है, वो लोग हट जाएंगे। खैर यहाँ पे आंख दिखाने से कुछ नहीं होगा, यहाँ से मारना ही पड़ेगा, ठीक है। नाउ वीड्स को देखो कैसे, क्रिटिकल टाइमिंग वीड रिमूवल इज एसेंशियल ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ क्रॉप ग्रोथ। अ गुड हार्वेस्ट के लिए मतलब जितना भाई वीट को ऐसे निकाल दो उतना बेहतर है आपके लिए। वैसे ये वीट कम, धनिया ज्यादा लग रही है। बताओ, इंसेक्ट पेस्ट, इंसेक्ट को ही क्या बोलते हैं? पेस्ट बोलते हैं भैया। जैसा कि मैंने बताया था, देखो अलग अलग किस्म के होते हैं, कोई लीफ बोरर होता है, कोई स्टेम बोरर होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो दे रखा है, एक ऐसा होता है जो कटिंग इंसेक्ट होता है, जो काटता है, जो कटिंग इंसेक्ट होता है काटता है। दूसरा सकिंग इंसेक्ट होता है, जितना भी न्यूट्रिएंट्स है उसको सक कर लेगा। तीसरा बोरिंग इंसेक्ट होता है, जैसे कि ये देखो छेद कर देगा पूरा। तुमने बैगन देखा है? तुम मार्केट में जाओगे क्या, सब कहेंगे वहां पे किन्हा बैगन, ठीक है, मतलब छेद हुआ बैगन, जो इंसेक्ट्स की वजह से, बोरर्स की वजह से अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं और अंदर का बैगन खाने लगते हैं। वो क्या होते हैं? बोरर्स, ठीक है। ये बोरिंग, बोरिंग वो वाला बोरिंग नहीं है, बोर्डम वाला बोरिंग नहीं है, ठीक है। इंसेक्ट पेस्ट बोर, इंसेक्ट पेस्ट बोरिंग, ठीक है। दे बोर और ड्रिल इनटू द स्टेम एंड फ्रूट, एग्जांपल बॉलवर्म, कॉटन बॉलवर्म, ठीक। सकिंग इंसेक्ट जो कि वहां का पूरा न्यूट्रिएंट सक कर ले। और भाई साहब जो कटिंग है, ये देख लो कैसे लीफ को छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर काट रहा है, दिखाई दे रहा है क्या? कितना दुष्ट है। खैर अब तो काट लिया, आगे बढ़ते हैं। प्लांट्स की और डिजीज होती है जो कि बैक्टीरिया की वजह से होती है, फंगस की वजह से भी होती है, ठीक है। जैसे ये व्हाइट कलर तुमने देखा होगा, कई जगह पैच आता है, येलो कलर का पैच आ जाता है जिससे जल जाता है, ऐसा टाइप, ठीक है। तो कॉजेज ड्यू टू पैथोजन लाइक बैक्टीरिया, फंजाई एंड वायरसेस, इनकी वजह से भी प्लांट को दिक्कत है। तो भाई साहब इनके ट्रांसमिशन रोकने के लिए सॉइल, वाटर, एयर, इन सब के अंदर हाइजीन भी मेंटेन रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई पागल कुत्ता खेत से होकर के चला जाए तो सारा इन्फेक्शन फैलाता हुआ चला जाएगा। सही बात है, ठीक है। तो इन सारी चीजों से बचाना पड़ता है। आगे आते हैं, कंट्रोल मेथड क्या है भाई, कैसे कंट्रोल करें? केमिकल मेथड, सबसे पहला हर्बिसाइड यूज करो, हर्ब्स को मारने के लिए, मतलब वीड्स, ठीक है। इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट को मारने के लिए यानी पेस्ट। फंगिसाइड, फंगस को मारने के लिए, ठीक। और एप्लीकेंट, स्प्रे ऑन द प्लांट और यूज और ट्रीट द सीड और सॉइल। ये मतलब कि या तो सीड के अंदर जेनेटिकली मॉडिफाई कर दो, जैसे कि मैंने कॉटन का एग्जांपल दिया, या तो फिर पानी के अंदर उसको मिलाओ, स्प्रे कर दो, तो भी वो मर जाएंगे, लेकिन वो हमारे लिए नुकसानदेह है। डिसएडवांटेज, एक्सेसिव यूज कॉजेज एनवायरमेंटल पोल्यूशन, टॉक्सिसिटी एंड एनिमल टू द एनिमल एंड प्लांट। हम लोग खाएंगे तो हमारे लिए भी टॉक्सिक रहेगा, हाँ ना बोल यार, ठीक। तो यहाँ पे देखो प्रैक्टिसेस पूरी, यहाँ पे मैंने टेबल बना रखा है, एक बार पढ़ लेना, ठीक है। केमिकल मेथड्स को कैसे रिमूव किया जाता है, पुलिंग वीड बाय हैंड, प्लफिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। इजी है, रीड आउट कर लेना। आगे आते हैं, स्टोरेज ऑफ ग्रेन कैसे स्टोर किया जाए, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा था, यहाँ स्टोरेज तक हम लोग करेंगे, स्टोरेज के बाद शायद एनिमल हस्बेंड्री है। तो स्टोरेज, ह्यूज एग्रीकल्चरल लॉसेस अकर पोस्ट हार्वेस्टिंग ड्यू टू पुअर स्टोरेज। तुमने सुना होगा बरसात के अंदर प्याज महंगी हो जाती है, सुना क्या होगा? तुम लोग तो खाने पे खाली फोकस करते हो, कभी सब्जी लेने जाओ तो समझ में आए ना, है ना। एक समय था, मुझे आज से कम 8 से 10 साल पहले, है ना, प्याज जो कि इस वक्त आराम से 15-20 रुपए किलो मिल रही है, हाँ उस टाइम पे, हमारे टाइम पे, हमारे टाइम पे, है ना, वो समझ लो 25 रुपए पसेरी मिलती थी, मतलब 25 रुपए का 7 किलो मिल जाए, है ना, 35 रुपए का 7 किलो मिल जाए। बहुत महंगी जब होती थी तो 70 रुपए का 7 किलो। एक टाइम आया था रमजान का, उसमें प्याज ये पीक पकड़ी थी, क्योंकि जो स्टोरेज था वहां पे बारिश की वजह से पानी आ गया था और बहुत सारी प्याज खराब हो गई थी। डिमांड ज्यादा थी, प्याज की शॉर्टेज थी, रे प्राइस एकदम बूस्ट हाई हाई कर गया, 250 रुपए किलो, है ना। 250 रुपए किलो था कि 150 था, मुझे अच्छे से याद नहीं, पर हाँ ये था रेट, 150 से 250 रुपए किलो। तो ऐसा प्राइस रेज हो गया था। मतलब भाई साहब हमको उसके स्टोरेज पे ध्यान देना होगा, सीलॉस बनाने होंगे। तुमने देखा होगा आलू जो है वो जूट की बोरी के अंदर आता है ताकि मॉइस्चर से बचा रह सके, ठीक है। तो ये सारी चीजें को ध्यान देना होता है, वरना आलू के अंदर क्या निकलने लगता है, वो छोटे छोटे, है ना, बर्ड्स जो है उसके ग्रो करने लगते हैं, क्या तो भी बोलते थे, मैं नाम भूल रहा हूँ। खैर, वाइल
यहाँ फोकस करते हैं। तो बायोटिक फैक्टर से बचाना है और एबायोटिक फैक्टर से बचाना है। बायोटिक फैक्टर कौन कौन है? रोडेंट्स, रोडेंट्स माने चूहा, चूहों से बचाना है, कुत्तों से बचाना है ना, गिलहरी से बचाना है, तमाम चीजों से बचाना है ताकि ये चीजें बेकार ना करते। तो इंसेक्ट, रोडेंट, फंगाई, माइट्स, बैक्टीरिया, इन सबसे बचाना रहता है। ठीक, साथ के साथ एबायोटिक फैक्टर, इनएप्रोप्रिएट मॉइस्चर कंटेंट इन द ग्रेन, इनएप्रोप्रिएट टेम्परेचर इन द वेयर हाउस। अगर टेम्परेचर भी एकदम इन लोगों को सेटिस्फाइंग टेम्परेचर मिल गया, मॉइस्चर मिल गया, तो वो जो बर्ड है वो ग्रो करने लगेगा। देखा होगा बरसात के रीजन में, समय में, है ना, प्याज के अंदर से वो ग्रीन ग्रीन कलर का, है ना, मैं नाम यार अचानक से भूलने लगा, उसका नाम बहुत अच्छा सा था, है ना, स्प्राउट्स। कब से मैं सोच रहा हूँ, बहुत बेहतरीन वर्ड था बेटा, स्प्राउट्स। ठीक है, स्प्राउटिंग। तो स्प्राउटिंग हो जाएगी अगर उसको ऐसा डिजायरेबल टेम्परेचर और मॉइस्चर मिल जाए। ठीक, इंसेक्ट, रोडेंट्स, इन सारी चीजों से बचाना है, टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना है ताकि हमारा जो भी डिजायर्ड प्रोडक्ट है लंबा समय तक टिका रहे। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द पुअर स्टोरेज, अगर खराब रहेगा तो क्या होगा? सूख जाएगा, वेट घट जाएगा, डिग्रेडेशन इन द क्वालिटी, क्वालिटी खराब होगी तो फिर हमारा प्रोड्यूसर जो कंज्यूमर है वो उसको खरीदेंगे क्यों? तुमने देखा होगा मार्केट के अंदर कई बार जाते हैं, उनके यहाँ समझ लीजिए बेकार है, बेकार है, 20 रुपए, कोई 20 रुपए चिल्लाता है, कोई 30 रुपए चिल्लाता है। क्या रीजन है? कोई की क्वालिटी अच्छी होती है, कोई की नहीं होती है। ठीक है, रिजल्ट पुअर मार्केटेबिलिटी, मार्केट के ऊपर असर आएगा। डिस्कलरेशन, कलर उतर जाएगा, बैगन का देखा होगा जनरली कलर उतर जाता है। ठीक है, फिर पुअर जर्मिनेबिलिटी, ठीक है, बेकार सा जर्मिनेशन होगा, स्प्राउटिंग नहीं होगी। यही सब चीजें हैं और क्या। अच्छा, यहाँ लिखा है दुष्ट, कब से हम सोच रहे थे स्प्राउट, है ना। प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ स्टोरेज, चलो सुनो, प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ स्टोरेज, सबसे पहला स्ट्रिक्ट क्लीनिंग, साफ सफाई अच्छी होनी चाहिए, ड्राई रहना चाहिए इलाका, सूखा रहना चाहिए। अगर मॉइस्चर ज्यादा है तो फिर दिक्कत होने वाली है। फ्यूमिगेशन, तुमने देखा होगा कोयले के ऊपर वो डालते हैं यार, फिर भूल गए यार, कुछ तो भी बोलते हैं हम। नहीं नहीं, लिखा नहीं है, अब की बार नहीं लिखा है। लोबान, लोबान, तुमने देखा होगा बाबा लोग आते हैं सुबह सुबह कोयला लेकर के यूं छिड़कते हैं, ये भयानक सा धुआं उठने लगता है। वो क्या होता है? वो जो छोटे 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 कीड़े होते हैं, देखा होगा तुम लोगों ने कई बार, पब्लिक टॉयलेट के अंदर वो छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना, उनको मारने के लिए वही लोबान का धुआं दिया जाता है। उसी को बोला जा रहा है फ्यूमिगेशन, यूजिंग केमिकल फ्यूम्स टू किल द पेस्ट इनसाइड द स्टोरेज एरिया विदाउट हार्मिंग द ग्रेन। ना ग्रेन को नुकसान होगा, ना ही हार्म पहुंचेगा, और साथ के साथ हमारे इंसेक्ट जो है वो भी निपट जाएंगे। ठीक है, अब ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसी फार्मिंग है जिसके अंदर भाई साहब फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, फंगीसाइड, वीडीसाइड, कोई भी केमिकल इस्तेमाल नहीं होगा। हर एक नेचुरल प्रोडक्ट, जैसे गाय की टट्टी इस्तेमाल होगी, पानी इस्तेमाल होगा, पानी तो नेचुरली हर जगह। ठीक है, कुछ लोग सोचते हैं भाई, बॉयज खास करके, पब्लिक आप लोग भी सुन ले, टॉयलेट आती बस से उतरते सोचते हैं पेड़ को पानी दे रहे हैं, पेड़ मर जाएगा बेटा, मर जाता है वो। तुम क्या समझ रहे हो अपने यूरिया में ताकत, यूरिन में कितनी ताकत है ना। वो एक्चुअली ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से एक्सोऑस्मोसिस होता है, सेल ड्राई हो जाता है और वो मर जाता है। ठीक है, तो उससे बचाया करें। ठीक है, गलत सोच। अवॉइड केमिकल फर्टिलाइजर, ए शुक्ले अपना कहानी सुना रहा है। केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल पेस्टिसाइड, सिंथेटिक ग्रोथ हार्मोन, ये सारी चीजों से बचाना चाहिए। सिंथेटिक ग्रोथ हार्मोन ये वही है जिसकी बात मैंने किया, इंजेक्शन दे करके उगाना, इन सारी चीजों से बचाना है। फोकस ऑन इको फ्रेंडली एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, तो इन सारी चीजों पे फोकस करना है कि हम लोग ऑर्गेनिकली उस चीज को ग्रो करें, और इसी को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, मेंटेन द सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन करिए। प्रोटेक्ट एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, ऐसा ना हो कि आप लोग भाई साहब जंगल जला रहे हो, क्या बोलते हैं उसको, कट फार्मिंग, कट एंड बर्न फार्मिंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अरे यार, मेरी भी सोशल थोड़ी बहुत याद है मुझे अपने टाइम की। कट एंड बर्न बोलते हैं ना इसको, स्लैट एंड बर्न, स्लैश एंड बर्न, हाँ। तो उन सारी चीजों से बचाए, ऐसा ना हो किसी को उगाने के चक्कर में किसी को निपटा रहे हैं। ठीक, प्रोटेक्ट एनवायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, यूज रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, रिड्यूस पोल्यूशन ऑफ सॉइल, वाटर एंड एयर। तो पोल्यूशन से बचाना चाहिए। ये पूरी चीज हमारी क्रॉप से रिलेटेड थी, जो हम लोगों ने अभी खत्म कर दी। इसके बाद आता है एनिमल हस्बेंड्री, और एनिमल हस्बेंड्री को हम लोग सेकंड लेक्चर के अंदर कवर करेंगे।